द पेनिनसुलर प्लेटो। वी हैव टॉक्ड अबाउट नॉर्दर्न प्लेन्स, और उसके पहले भी हम लोगों ने क्या पढ़ा, हिमालय के बारे में। और अब हम हिमालय के बारे में पढ़ा था, पीछे थोड़ा सा प्रीवियसली एक रिवीजन ले। नॉर्दर्न प्लेन पढ़ा हम लोगों ने, और द हिमालयाज के बारे में पढ़ा। हिमालयाज में कहां से कहां एक्सटेंशन है, करीब 2400 किलोमीटर का की लेंथ कवर करता है हिमालय, ठीक है। और उसमें 3 पैरेलल रेंजेस चलती हैं, इनर हिमालय, और बीच में लेसर हिमालय, और तीसरा शिवालिक रेंजेस, है ना। ये देखिए शिवालिक रेंज है, और ऊपर जस्कर और कराकोरम रेंज, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम लोग, काफी कुछ इसमें पढ़ा है तो वो तो मौजूद है। दूसरा हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़े थे, तो नॉर्दर्न प्लेन्स भी 2400 किलोमीटर लॉन्ग है, और 240, और उधर हिमालय 400 किलोमीटर वाइड था। ये 320 मैक्सिमम इसकी चौड़ाई है। अब जो अगला पार्ट है, वी आर डिस्कसिंग द पेनिनसुलर प्लेटो। The peninsular plateau is a tableland composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks. टेबल लैंड क्या होता है, टेबल की तरह, जैसे आपके सामने मेज रखी हुई थोड़ा ऊंचाई पर है, ऊपर फ्लैट है, इसी तरह टेबल लैंड, प्लेटो को टेबल लैंड भी कहते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ, और जो पेनिनसुलर प्लेटो इंडिया में है, वो दिस इज कंपोज्ड ऑफ यानी बना है किससे, ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स से बना हुआ है। It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land, and thus making it a part of the oldest landmass. In olden times, उस टाइम पे ये माना जाता है कि गोंडवाना लैंड, ये जो इंडिया का ये वाला हिस्सा है, तो अलग अलग लैंड मासेस उस टाइम पे मौजूद थे। वो उसके बारे में हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे, या पीछे गुजर चुका। आप इतना जान लीजिए कि गोंडवाना लैंड उस टाइम पे मौजूद थी, बहुत पहले की बात है जब ये सब फॉर्म हो रहा था। देन उसकी वजह से ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग, जब गोंडवाना लैंड ब्रेक और ड्रिफ्ट हुआ किसका, इधर उधर, और ब्रेक हुआ, तो फिर क्या बना, ये आपका प्लेटो एरिया क्रिएट हुआ। तो इससे ये आप कह सकते हैं कि इट इज द ओल्डेस्ट लैंडमास, सबसे पुराना लैंडमास यही है। द प्लेटो हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। देन यू नो व्हाट इज शैलो, छिछला यानी कम गहराई वाला। दिस प्लेटो कंसिस्ट ऑफ two broad divisions. There is if डिवीजन, 2 डिविजन्स क्या है, मतलब मोटे तौर पे आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेटो। सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेटो, द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो lying to the north of the Narmada River, covering a major area of Malwa Plateau, is known as the Central Highlands. आप इसमें जो कहाँ से शुरू होता है, नर्मदा रिवर, नर्मदा गुजरात, तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ से स्टार्ट होता है, बहुत बड़ा एरिया, कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटो। मालवा प्लेटो का बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं सेंट्रल प्लेटो, सेंट्रल हाईलैंड्स। इसके अलावा जैसे आप अपने राष्ट्रगान में विंध्य पर्वत का विंध्य हिमाचल पढ़ते हैं, तो इसी तरह ये विंध्यन रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुड़ा रेंज ऑन द साउथ एंड अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट साइड में अरावली इसको एंड बाउंड्री है, और सतपुड़ा रेंज आपका साउथ में मिलेगा, वो एरिया कहलाता है विंध्य।
ठीक है। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेस विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ, अब जब ये वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो राजस्थान के सैंडी और रॉकी, सैंडी एंड रॉकी, टू थिंग्स आर देयर, सैंडी कंसिस्ट ऑफ सैंड एंड रॉकी कंसिस्ट ऑफ रॉक्स, ठीक है। The flow of the rivers draining this region, namely the Sindh, Betwa and Kane. अब देखिए इसमें, इस एरिया में जो रिवर्स हैं ड्रेन कर रहे हैं यानी पानी दे रहे हैं, सिंचाई करते हैं, ठीक है, बहती हैं जो रिवर्स, उनमें कौन कौन सी हैं? चंबल, सिंध, बेतवा और केन। कहां से स्टार्ट किया? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक, thus इंडिकेटिंग द स्लोप। और इससे क्या पता चलता है, क्या ये शो करते हैं? स्लोप। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं ये वेस्ट में जाकर के चौड़े हो गए और काफी पतले हो जाते हैं जब ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं, इंडिया के ईस्ट की तरफ, ठीक है। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशंस ऑफ द प्लेटो आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड। ये वो एरिया है जिसको बुंदेलखंड और बघेलखंड, दो एक्सटेंशंस इसके इसी प्लेटो में पाए जाते हैं। अब ये फिगर देखिए, एक वाटरफॉल जो है ये छोटा नागपुर प्लेटो में बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा खूबसूरती है इसमें। अब देखिए, और ये आपका कहाँ पे बुंदेलखंड और बघेलखंड क्या है? इसका ईस्टवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। उसको लोकली नोन एज क्या कहते हैं? बुंदेलखंड। ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ तो ईस्टवर्ड का मतलब हो गया ईस्ट में बुंदेलखंड, ये काफी नैरो हो जाता है, छोटा एरिया है, ठीक है। अब आइए, द छोटा नागपुर प्लेटो मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। और ईस्ट में जब जाएंगे, बुंदेलखंड से और आगे चलेंगे तो फिर वो एरिया छोटा नागपुर प्लेटो कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब नाम तो हमें मैप पे दिखाई नहीं देते। जब आप फिजिकल फीचर्स की बात करेंगे, ठीक है, फिजियोलॉजी की, तब आपको ये चीजें जो आपको स्टेट्स के नेम है वो पॉलिटिकल डिविजन्स है, ठीक है। और ये सब फिजिकल डिविजन्स हैं, यानी ये बना कैसे है उसके बारे में बात चल रही है। और जो ये छोटा नागपुर प्लेटो है वो और ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है इसका, और वहां पर दामोदर रिवर मिलती है, उसके अंदर से गुजरती है। द डेक्कन प्लेटो इज अ ट्रायंगुलर, अब यहाँ पर वो तो सेंट्रल हाईलैंड्स की बात हो रही थी, अब आप डेक्कन प्लेटो की बात समझिए। इट इज ट्रायंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। अब ये नर्मदा के साउथ में ये डेक्कन प्लेटो मौजूद है। द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। सतपुड़ा रेंज नॉर्थ की तरफ जब होता है तो वहां पर बहुत चौड़ा उसका बेस मिलता है। while द महादेव, द कैमूर हिल्स एंड माइकल माइकल रेंज, ठीक है, माइकल रेंज। तो इसमें क्या है, उसके महादेव, कैमूर और माइकल रेंज, ये ईस्टर्न एक्सटेंशंस में ये तीनों हिल्स वहीं पर ईस्टवर्ड ही पाई जाती हैं। इनको हिल्स को आप देखिएगा, लोकेट करिएगा, ठीक है। फिजिकल मैप ऑफ इंडिया में, इंडिया का फिजिकल मैप आपको बुक में पीछे ही ये देखिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये जो मैप है इसमें ही आपको सब देखिए, छोटा नागपुर प्लेटो दिखाई दे रहा है, हम लोग इसकी बात कर रहे थे, ठीक है। और सोन रिवर है, महानदी, यमुना, चंबल, नर्मदा देखिए सतपुड़ा रेंज में मौजूद है। अभी हम लोग डेक्कन प्लेटो की बात कर रहे हैं तो देखिए ट्रायंगल की तरह दिखाई दे रहा है लमसम, ठीक है। इसके अंदर कृष्णा रिवर और कौन कौन सी नीलगिरी हिल्स की बात की गई है वो मौजूद है, अभी उसकी बात चलेगी आगे, ठीक है। और ईस्टर्न घाट्स, इसमें डेक्कन प्लेटो के दोनों तरफ वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मौजूद हैं,
ठीक है। ओके, कोंकण ईस्टर्न घाट्स और कोंकण का एरिया भी उधर लेफ्ट हैंड पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए, और इसकी देखिए अप्रोक्सीमेट हाइट जो है इस एरिया की, जो तकरीबन 300 से 600 के बीच में, या 600 से 1200, तो ऊपर की तरफ है, 300 से 600 मान लीजिए मौजूद है। ठीक है, तो इसको आगे चलते हैं। हम लोग यहीं पे हैं। तो कैमूर, माइकल रेंज फ्रॉम ईस्टर्न एक्सटेंशन, इनको द डेक्कन प्लेटो इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड, मतलब वेस्ट साइड में, यानी आपका ईस्ट साइड किधर पड़ेगा, जिधर बांग्लादेश है, वो इस हिस्सा ईस्ट का है। ठीक है, तो वहां पर डेक्कन प्लेटो तो डेक्कन प्लेटो थोड़ा सा हायर है। ठीक है, किस तरफ, वेस्ट की तरफ और ईस्ट की तरफ थोड़ा ढलान है। एन एक्सटेंशन ऑफ दिस द प्लेटो इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में इसका एक्सटेंशन भी आपको मिल जाएगा। लोकली उस जगह को मेघालय कहते हैं, मेघालय। और इसके साथ साथ मेघालय, कार्बी एंगलोंग प्लेटो और नॉर्थ कैचर हिल्स, ये सब आपको वहां पर मिलेंगे उस एरिया में, किधर, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जब आप बढ़ेंगे। ओके, इट इज सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटो। ये फॉल्ट यानी वहां पर गहराई है, ये दोनों में फर्क जो है ये है कि दो प्लेटो है, उसके बीच का हिस्सा डिवाइड करता है छोटा नागपुर प्लेटो से इसको। ये फॉल्ट का मतलब गलती नहीं यहाँ पर, मतलब उसका डेप्थ से है। थ्री प्रोमिनेंट हिल्स जो वहां पर निकलती हैं वो है गारो, ईस्ट में है गारो, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ अगर बात करें तो वेस्ट की तरफ गारो पड़ेगा, फिर खासी और जैंतिया हिल्स, ये सब ईस्ट साइड में आपको मिलेंगे। द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ डेक्कन प्लेटो का वेस्ट और ईस्ट पार्ट जो है वो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स कहलाता है, यानी प्लेटो के जस्ट नीचे का हिस्सा। ठीक है, यानी प्लेटो ऊंचाई है, ऊंचाई के बाद ढलान होगी ना नीचे, वो जो स्लोप है उसको घाट्स कहते हैं। और ये दोनों के दोनों अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को फेस करते हैं। ठीक, दे आर कॉन्टिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेज ओनली। अब उनको सिर्फ पासेज बने हैं सुरंगों के जरिए, सुरंग कहिए या फिर आप ये कह सकते हैं कि माउंटेन्स के बीच में जो जगह रास्ते हैं उनसे ही पास कर सकते हैं आप इनको। अब लोकेट कर कीजिएगा आप लोग थाल, भोर और पाल घाट्स फिजिकल मैप ऑफ इंडिया में, देखिए कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन ईस्टर्न घाट्स, जो वेस्ट की तरफ घाट्स हैं वो ऊंचे हैं ईस्ट की तरफ के घाट्स से, क्योंकि स्लोप उसका ईस्ट से वेस्ट की तरफ है। एवरेज एलिवेशन है 900 से 1600 मीटर्स। एवरेज एलिवेशन का मतलब क्या हुआ, ऊंचाई जो है 900 से 1600 मीटर सी लेवल से, इतनी ऊंचाई पर मौजूद हैं। अगेन 600 मीटर्स, और ईस्टर्न घाट्स हैं वो 600 मीटर ही ऊंचे हैं। यानी बे ऑफ बंगाल की साइड जो है ईस्ट के घाट्स पड़ेंगे और अरेबियन सी की तरफ वेस्ट। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेचेस फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ। महानदी की वैली से शुरू होता है ईस्टर्न घाट और पहुंचता है नीलगिरी तक, नीलगिरी पहाड़ों तक। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस और इरेगुलर हैं एंड डिसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो डिसकंटिन्यूअस है, मतलब अलग अलग है हिस्से उसके, एक साथ जुड़े नहीं हैं। ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल,
और जाते हैं ये सब के सब किधर, यहाँ का रिवर्स गिरती हैं या फिर आप तो बे ऑफ बंगाल में। जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो ओरोग्राफिक रेन cause orographic rain by facing the rain bearing moist winds to rise along the western slopes of the Ghats। जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो क्योंकि थोड़ी ऊंचाई ज्यादा है तो जो भी एवापोरेशन होता है उससे बादल बनते हैं, तो क्या होता है कि ओरोग्राफिक रेन वहां पर कॉज होती है। होती है किस वजह से, क्योंकि मॉइस्ट विंड्स जो हैं वो ऊंचे उठते हैं और वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न स्लोप्स की तरफ वहीं से होते हुए आगे चलते हैं। तो वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स, अलग अलग जगह के लोकल नेम्स भी वहां पर मौजूद है इनके। हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस, नॉर्थ से अगर साउथ की तरफ चलेंगे, यानी आप अपने अभी जहां पर हैं इधर से आप मुंबई साइड जाएंगे तो वो ऊंचाई बढ़ेगी। हाईएस्ट पीक्स जो हैं जिसमें अनायमुदी, ये जो पहाड़ है, पीक है, वो 2695 2695 मीटर्स ऊंची है। और डोडा बेटा, ये डोडा बेटा 2637 मीटर्स। और उसके अलावा जो है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी ये 1501 मीटर्स। ये सब हाईएस्ट पीक्स हैं ईस्टर्न घाट्स की। शिवरॉय हिल्स एंड जावडी हिल्स ये लोकेट हैं किधर, साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स के साउथ ईस्ट साइड में। जब ईस्टर्न घाट पे वहां से साउथ ईस्ट देखेंगे तो वहां पर वो दिखाई देंगे। फेमस हिल स्टेशंस यहाँ पर उनको लोकेट कीजिएगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। और वो हिल स्टेशंस में है उदगा उदगमंडलम, पॉपुलरली नोन एज ऊटी कहते हैं उदगमंडलम को, ऊटी। एंड द कोडाइकनाल, ये उदगमंडलम के हिस्से हैं। ठीक है। One of the distinct features of the peninsular plateau is the black soil area, जिसको डेक्कन ट्रैप कहते हैं। पूरे हिस्से में ब्लैक सॉइल है और इसीलिए इसको डेक्कन ट्रैप कहते हैं। दिस इज ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन, ये सॉइल कहाँ से आई, वॉल्केनो कभी ब्लास्ट हुआ होगा तो उसका जो लावा था वो निकल के फैला होगा, उससे ये सॉइल धीरे धीरे बहुत साल पहले बनी होगी। तो इसका मतलब क्या है कि रॉक्स जो है यहाँ पर इग्नियस हैं। Actually, these rocks have denuded over time and are responsible for the formation of black soil। और ये जो काले काले पहाड़ थे, ऊंचे ऊंचे रॉक्स थी, वो धीरे 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 विदर्ड हुई, टूटी फूटी, और ये ब्लैक सॉइल इसीलिए बनी वहां पर। जो अरावली हिल्स हैं ये वेस्टर्न में आपको मिलेंगे और नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो। अरावली हिल्स तो इसके वेस्टर्न साइड पे मिलेगा आपको और पेनिनसुलर प्लेटो के नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स पे अवेलेबल ये लोकेटेड है। ये हाईली इरोडेड हिल्स हैं, मतलब काफी इसमें जो हिल्स थी ऊंची ऊंची और उस पर से धीरे धीरे हवा और पानी, सूरज की रोशनी का असर होते होते उसमें से टुकड़े टूटते 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 अभी क्या हो गया, इरोडेड हिल्स एंड फाउंड एज ब्रोकन हिल्स, समझ लीजिए टूटी फूटी पहाड़ियां हैं। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन अ साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये कहां से शुरू होते हैं, गुजरात से, और पहुंचता है दिल्ली तक। ठीक है, अब हम लोग पर्टिकुलरली बात करेंगे उस लैंडमास की, उस डिवीजन की, द इंडियन डेजर्ट। डेजर्ट जो इंडिया में मौजूद है उसके बारे में। ये जो द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ अरावली हिल्स के जो वेस्टर्न साइड का हिस्सा है वो हिस्सा इंडियन डेजर्ट कहलाता है। इट इज अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। यहाँ पर तो क्या है कि सीधी सीधी बात है कि पूरे में सिर्फ रेत ही रेत है, इसीलिए रेगिस्तान कहलाता है, जाहिर सी बात है। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, जहां पर पहाड़ होते हैं रेत के, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। यानी आगे पीछे हवा के जोर से, पता चला अभी वहां पे आप रात में सोए और आप जो है
वैली में सो रहे थे, अचानक से रेत आकर के जमने लगी और आपको अपने आप को, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कहाँ पाएंगे, पता चला किसी रेत के पहाड़ के नीचे दबे हुए। तो इसलिए इन एरियाज में बहुत सावधानी रखनी पड़ती। वहां के लोकल्स जो हैं वो इस बात को जानते हैं, तो उसके तौर तरीके भी जानते हैं। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm। बहुत ही कम पानी वहां पर बरसता है, 150 mm पूरे साल का है, बहुत ही कम हुआ। इट हैज एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर। बहुत ही सूखा क्लाइमेट है वहां, हवा में नमी भी नहीं होती और बहुत ही कम वेजिटेशन कवर मौजूद है, यानी वहां पर जंगल वगैरह बेहद कम है। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब जब पानी बरसता, बरसात का सीजन होता है, तो कुछ स्ट्रीम्स दिखाई देती हैं, पानी की धाराएं। सून आफ्टर दे डिसअपियर इनटू द सैंड। और धीरे धीरे क्या होता है, जल्दी ही वो गायब हो जाती हैं सैंड में। as do not as they do not have enough water to reach the sea। और वो पानी इतना होता ही नहीं है कि सी तक पहुंचे, वो सीधे सीधे उसी में खत्म हो जाता है। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। ठीक है, लूनी नदी अकेली बड़ी नदियों में शामिल है यहाँ पर। बारकन्स, देखा ना, क्रेसेंट शेप्ड ड्यून्स, बरकान्स कवर लार्जर एरियाज। क्रेसेंट शेप का मतलब जैसे चांद नया निकलता है उस शेप के ड्यून्स, उनको बारकन्स कहते हैं। बारशंस के ये, बारचन के ये, आपकी मर्जी। कवर करते हैं बहुत बड़ा एरिया। बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम, यानी ऊंचे ड्यून्स मोर प्रोमिनेंट होते हैं इंडो पाकिस्तान बाउंड्री पर। इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री पर ऊंचे ऊंचे सैंड ड्यून्स दिखाई देते हैं। अगर आप जैसलमेर जाएंगे तो आप जा सकते हैं ग्रुप ऑफ बर्चांस को देखने। ठीक है, अब अगला हिस्सा क्या है, इंडिया का जो फिजिकल फीचर्स हैं उसमें कोस्टल प्लेन। अभी हमने इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ा, अब कोस्टल प्लेन्स की बात बारी है, यानी प्लेटो के नीचे का हिस्सा, कोस्ट एरिया, कोस्ट सी कोस्ट, जिधर दो सीज हैं उसके नीचे का हिस्सा जो पेनिनसुलर प्लेटो है, उसके बाद स्ट्रेच हुआ है नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स, थोड़ी पतली होती हैं स्ट्रिप्स, रनिंग अबाउट अरेबियन सी ऑन द वेस्ट और बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। ईस्ट साइड में तो बे ऑफ बंगाल के किनारे का हिस्सा ये है और वेस्ट साइड में अरेबियन सी के किनारे का हिस्सा है। जो वेस्टर्न कोस्ट है, सैंडविच्ड बिटवीन, वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी। वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच का हिस्सा जो है वो वेस्टर्न कोस्ट कहलाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। पार्ट ऑफ कोस्ट इज कॉल्ड, जो नॉर्दर्न पार्ट है कोस्ट का इसका, वो कोंकण कोस्ट कहलाता है, मुंबई से गोवा तक। द सेंट्रल स्ट्रेच, बीच का हिस्सा, कन्नड़ प्लेन कहलाता है। और तीसरा जो सदर्न हिस्सा है, साउथ की तरफ जब जाएंगे तो वहां मालाबार कोस्ट। ठीक है, द प्लेन्स अलोंग द बे, अब ये अरेबियन सी के साइड की हो गई। अब हम बात करेंगे साइड की, तो बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल और वाइड एंड लेवल। यहाँ पर चौड़ा हिस्सा है मैदानी, क्योंकि पता ही आपको कि आपका वेस्टर्न साइड ऊंचा है ज्यादा और ईस्ट की तरफ स्लोप कम हो गया है, तो जाहिर सी बात है प्लेन एरिया ईस्ट के साइड में ज्यादा मिलता है। इसको आप नॉर्दर्न सरकार भी कहते हैं और सदर्न पार्ट को कोरोमंडल कोस्ट। इन द नॉर्दर्न पार्ट, ये जो बे ऑफ बंगाल का ये जो कोस्टल प्लेन है, तो इसका जो नॉर्थ का पार्ट है उसे नॉर्दर्न सरकार कहा जाता है, जबकि साउथ का पार्ट कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है। लार्ज रिवर जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, इससे इन तीनों ये सब मिला करके एक बड़ा एक्सटेंसिव डेल्टा बना रखा है कोस्ट पर। एक बड़ा सा डेल्टा बनाया है महानदी, गोदावरी और कृष्णा ने। ठीक है, बहुत बड़ा डेल्टा बनाया है किनारे पे।
Lake Chilka is the important feature along the eastern ईस्टर्न कोस्ट की तरफ चिल्का झील बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। देखिए आपको यहाँ पर उसके बारे में जानकारी भी दी गई है, वो ये है कि द चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा। वहां तक ये चिल्का झील है। ये पानी इसका नमकीन है, खारा पानी है। अब चलिए बात करते हैं आइलैंड की। देखिए आइलैंड आपको कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो मेनलैंड हमने ये तो अभी तक पर जो पढ़ा था वो इंडिया के पास बहुत बड़ा मेनलैंड है, लेकिन उसके साथ साथ कंट्री के पास, अपने भारत के पास दो ग्रुप्स हैं आइलैंड्स के। अब आप पहचान सकते हैं इनको। ठीक है, सबसे पहले आप लक्षद्वीप आइलैंड को लोकेट कीजिए। और ये किधर है? लाइंग क्लोजर टू मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। केरला के मालाबार कोस्ट की तरफ, यानी ये अरेबियन सी साइड पर लक्षद्वीप आइलैंड मिलता है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। कोरल रीफ को तो ये मतलब इसका जो आप कह सकते हैं कि कोरल्स, इसका जो मतलब मिट्टी है, वो नीचे का जो बेस है वो कोरल आइलैंड है, यानी कोरल्स इकट्ठा होते चले गए टाइम टू टाइम, बहुत लंबे टाइम तक, और वो एक आइलैंड बन गया। ओके, अर्लियर दे वर नोन एज लक्कडाइव लक्कडाइव कह लेते थे, मिनिकॉय और अमिनदीव। अब उसके बाद 1973 में दीज वर नेम्ड एज, सबको नाम नया दिया गया लक्षद्वीप। ठीक है, ये बहुत छोटा एरिया, सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर। आप ही समझ लिए कि लखनऊ का एरिया 60 किलोमीटर, 32 स्क्वायर किलोमीटर बहुत छोटा हुआ। हमारा जो लखनऊ है जिला, ये तो काफी बड़ा है इसके मुकाबले। ठीक है, कवरत्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स। लक्षद्वीप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वहां पे सिस्टम चलता है कवरत्ती आइलैंड के जरिए चलता है। ये आइलैंड ग्रुप जो है, बहुत यहाँ पर फ्लोरा एंड फौना, यानी जो यहाँ का वेजिटेशन है और जो एनिमल्स पाए जाते हैं, उनमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। द पित्ती आइलैंड विच इज अनइनहैबिटेड इज अ बर्ड सैंक्चुरी। एक जगह ऐसी भी जिसको पित्ती आइलैंड कहते हैं, वहां पर लोग नहीं रहते हैं, घर नहीं है वहां पर। क्या है? बर्ड सैंक्चुरी। वहां पर बर्ड्स बहुत ज्यादा आती जाती हैं। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा कोरल्स के बारे में जानते हैं। कोरल्स होते क्या है? कोरल पॉलीएप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिम्स विच लिव इन कॉलोनीज। कुछ कोरल पॉलीएप्स जो हैं, ये बहुत छोटे और बहुत कम जिंदा रहने वाले माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिम्स हैं, कॉलोनीज में रहते हैं। दे फ्लरिश इन शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर्स। थोड़ा गर्म पानी हो, वार्म हो। अब जाहिर सी बात है, हम उसे नहीं गर्म करते जा करके, सूरज की रोशनी से गर्म होता है, और कीचड़ नहीं होना चाहिए उस जगह पर ये रहते हैं। दे सिक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट, और उनकी बॉडी से निकलता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कोरल सिक्रीशन है। एंड देयर स्केलेटन, और उनका खुद का जो ढांचा स्केलेटन है, उससे कोरल डिपॉजिट होते गए रीफ्स की शक्ल में। दे आर मेनली ऑफ तीन तरह के होते हैं, बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ एंड अटॉल्स। इनके बारे में और डिटेल आप हासिल कर सकते हैं। द ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया का है, गुड एग्जाम्पल है फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ्स का। अटॉल्स ये गोल होते हैं, सर्कुलर या हॉर्सशू शेप्ड होते हैं कोरल रीफ्स। इनके बारे में आप और जानकारी लीजिए जरा। नाउ यू सी द एलोंगेटेड चेन। अब यहाँ पर देखिए, पित्ती आइलैंड जो क्या है, बर्ड सैंक्चुरी। सैंक्चुरी कहते हैं जहां पर आराम से चीजें जैसे रह सके, उनको प्रोहिबिटेड होता है, इंसानों का आना जाना वहां नहीं होता।
नाउ यू सी द elongated chain of islands located in the Bay of Bengal की तरफ चले, वहां पर देखिए काफी बड़े आइलैंड्स की पूरी चेन है, ठीक है। नॉर्थ से साउथ की तरफ एक्सटेंशन, यानी आपका बंगाल से चेन्नई की तरफ, तमिलनाडु की तरफ एक्सटेंशन है उनका। इनमें कौन कौन से जगहें हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड्स, दे आर बिगर इन साइज एंड मोर न्यूमरस, काफी हैं और स्कैटर फैले हुए हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इन टू ब्रॉड कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया गया, अंडमान इन द नॉर्थ और निकोबार इन द साउथ। It is believed that these islands are elevated portion of submarine mountains. ये माना जाता है कि जो आइलैंड्स हैं ये काफी ऊंचे एलिवेटेड पोर्शन है किसके? सबमरीन। सबमरीन किसको कहते हैं? जो पानी में नीचे डूबा हुआ भी हो, ऊपर भी हो। These island groups are of great strategic importance for the country. अपने भारत के लिए काफी अहम है ये दोनों आइलैंड। देयर इज ग्रेट डाइवर्सिटी, यहाँ पर फ्लोरा एंड फौना में, यानी जो वेजिटेशन और एनिमल लाइफ है उनमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत तरह के पाए जाते हैं इन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में। दीज आइलैंड्स लाई क्लोज टू एक्वेटर, ये एक्वेटर के नजदीक हैं और एक्सपीरियंस एक्वेटोरियल क्लाइमेट का करते हैं, और थिक फॉरेस्ट कवर है, यानी कि यहाँ पानी बहुत बरसता होगा दोपहर के बाद। अब देखिए ओके, थोड़ा सा और है चैप्टर, इसको कोशिश करते हैं। डू यू नो India's only active volcano is found on Barren Island in Andaman and Nicobar group of island। जो हिंदुस्तान के पास एक अकेला वॉल्केनो है और वो भी है बैरन आइलैंड में, जो कि अंडमान और निकोबार में ही मौजूद है। A detailed account of the different physiographic units highlights the unique हर रीजन के जो डिटेलिंग है वो अलग अलग फिजियोग्राफिक यूनिट्स में हाईलाइट की जाती है। It would however be clear that each region complements the other and make the country richer in the natural resources। अब आप ये समझ लिए कि अलग अलग जगहों पे क्योंकि डाइवर्सिटी है, जो चीजें वहां पे पाई जाती है, तो एक जगह दूसरी जगह का कॉम्प्लीमेंट है। The mountains are the major source of water and forest wealth। Obviously, the northern plains है, वहां पे क्या है? ग्रेनरीज, ग्रेनरी कहते हैं किसको? ग्रेन हाउस को, गोदाम को, जहां पर फूड रखा जाए। तो नॉर्दर्न प्लेन्स को ग्रेनरी ऑफ द कंट्री, ग्रेनरी ऑफ इंडिया कहलाता है। दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन, जाहिर सी बात है। द प्लेटो इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, और प्लेटो एरिया में क्या है? मिनरल्स, बहुत से जमीन से मिलने वाली चीजें मिलती हैं। विच हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। अब जो कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज वगैरह हैं उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो तो वहीं से मिलेगा। फिर द कोस्टल रीजन और आइलैंड ग्रुप्स हैं, प्रोवाइड करती हैं साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज। फिशिंग भी एक अहम बिजनेस है, और पोर्ट एक्टिविटीज जो बंदरगाह होते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि उसकी एक्टिविटीज। Thus, the diverse physical features of the land have immense future possibilities of development। और फ्यूचर में जो और डेवलपमेंट्स होंगे उनके ऊपर ये जो डाइवर्सिटी है ना, ये बहुत फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्रिएट करती है।